गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं के हिंदी में हम पढ़ेंगे मैं लेखक कैसे बना। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित यह मैं लेखक कैसे बना। इसमें अमृतलाल नागर का जन्म आगरा के 1917 में हुआ था। आगरा में पारिवारिक पृष्ठभूमि में संपन्न थे वो। अमृतलाल नागर का आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके कई उपन्यास जैसे नाचियो बहुत, गोपाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और बीज, बूंद और समुद्र, मानस का हंस को अपने संस्थानों में पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहानी, नाटक, यात्रावी, संस्मरण और ऐनक विधाओं की रचना की है। उन्होंने लखनऊ आकाशवाणी में लंबे समय तक काम किया और अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। उनकी मृत्यु फरवरी 1990 में लखनऊ में हुआ। तो ये जो लेखक थे वो अपने जीवन के बारे में बताया है कि मैं लेखक कैसे बना और मेरे लेखक बनने के पीछे किन किन का हाथ है और कैसे मेरे घर की पारिवारिक स्थिति थी, मेरे माता पिता का इसमें क्या योगदान था, इस सारी चीजों के बारे में बताया है। ये कैसे असहयोग आंदोलन में भाग लिए, किस प्रकार उस समय की स्थिति थी, देश जब आजाद नहीं हुआ था उस समय की बात है। तो अपने पूरे मनोभाव को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को सफल बनने में या सफलता हासिल करने में कैसे कैसे परिस्थिति स्थिति का सामना करना पड़ता है और किन किन लोगों का उसमें योगदान रहता है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें दिया है। तो लेखक का कहना है कि मेरी माँ, इसमें मेरे आदर्श जो है मेरे माता पिता और गुरुजन है। जो अपने माता के बारे में कहता है कि माता जो है मेरी जो आदर्श गृहिणी है, सभी घरों का कार्य वो करती है, आर्थिक कला नहीं होती। क्योंकि एक आदर्श गृहिणी जो है घर को कैसे समेट के रखती है, घर को कैसे संभालती है, तो जितनी भी चाहे कम धन में हो या अधिक धन में हो, घर में किस प्रकार से बैलेंस बना के रखना, कलह नहीं होना, झगड़ा लड़ाई नहीं होना, शांति से चलाना एक औरत का ही काम होता है। धार्मिक सुसंस्कारी परिवार को वो बनाती है एक औरत, एक माँ। तो कह रही है कि मेरी माता का मुझ पर बहुत छाप है। वो एक सुसंस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर को शांतिपूर्ण वातावरण में वो मैनेज करके चलती थी, बनाती थी, हम लोगों को शांत वातावरण प्रदान करती थी। और ये जहाँ पर है वहाँ बच्चों का रहन सहन, आचार विचार में परिवर्तन आता ही है। उसमें पिता का बताया है जो सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक परिवेश में एक आदर्श इंसान बनकर रहे, धन कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। अपने पिता के बारे में बताया है कि वो सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक परिवेश में एक आदर्श इंसान बन के रहा और सिर्फ धन कमाना ही अपने जीवन का लक्ष्य या आदर्श नहीं माना है। जीवन में सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक इन चीजों को भी महत्व दिया। तो माता का भी व्यवहार वैसी है, पिता का भी व्यवहार ऐसी है। तो जिस घर में बचपन से धार्मिक, सामाजिक, ये पारिवारिक जो वातावरण है वो अच्छा बीता हो तो वो बच्चे का भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। जिस घर में कलह रहेगा और सामाजिक वातावरण बेकार रहेगा, रात दिन का झगड़ा लड़ाई किसी भी क्षेत्र में, तो वैसे में बच्चों में संस्कार गलत पड़ते हैं, सोच में परिवर्तन आ जाते हैं, मन असंतुष्ट होता है, फिर नाना प्रकार के मन में भावनाएं उत्पन्न हो। तो बच्चे का जो विकास है उनको करने के लिए ये सब जरूरी है कि घर का वातावरण सही रखें, पारिवारिक वातावरण सही रखें, धार्मिक संस्कारों का वहाँ पर उनके नाजुक मन में धार्मिक, पारिवारिक, सांसारिक थोड़ा थोड़ा उसमें बीज डालते रहें ताकि वो पौधा बढ़ते जाए और उसमें संस्कार पनपते रहे। और उसमें अपने गुरु का भी बताया है समय के पाबंद, अनुशासन प्रिय, शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे। अपने गुरु के बारे में बताया है कि मुझे ऐसे गुरु मिले जो समय के पाबंद थे, समय को समझते थे, समय का मूल्य समझाते थे, सब कुछ अमल करते थे और दूसरों को समझाते थे। ऐसे थे मेरे गुरु। अनुशासन प्रिय, खुद अनुशासन में रहेंगे तो दूसरों को हम अनुशासित कर सकते हैं। तो मेरे गुरु जो है समय के पाबंद थे, अनुशासित थे, शिक्षा के लिए
समर्पित थे। जो शिक्षा देते थे तो उसके लिए वो समर्पित थे। स्वयं कई लोगों की सहायता करके आगे बढ़ाना, आज ऐसे लोग गिनती में बने हैं। स्वयं कई लोगों की सहायता किए, इस तरह वो आगे बढ़े। अपने साथ साथ इतने गुणी मेरे माता पिता मिले और मेरे गुरु जी मिले। तो मेरे लेखक बनने के पीछे इन 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक मेरे माता पिता और मेरे गुरु, माता पिता और गुरु, ये 3 लोगों का बड़ा हाथ है। क्योंकि मुझे बचपन से ही ऐसी परिवेश मिले हैं, ऐसी जगह मिले हैं जो तीनों जो है मुझे आगे बढ़ने में मदद किए हैं। तो लेखक बनने के पीछे इनकी ये है कि मुझे घर में पारिवारिक जो है वो भी मदद मिले। गुरु, जब परिवार, माता से मुझे शिक्षा मिली, माता के बाद पिता से सीख मिला, पिता के बाद में जब स्कूल गए तो गुरुजनों से मुझे सीख मिला। तो ये मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते गए। देखते हैं, अपने बचपन और नौजवानों के दिनों का मानसिक वातावरण देखकर यह तो कह सकता हूँ कि अमुक अमुक परिस्थिति ने मुझे लेखक बना दिया है, परंतु यह अभी भी नहीं कह सकता कि मैं लेखक ही क्यों बना। इसमें लेखक कह रहे हैं कि अपने बचपन और नौजवानों के दिनों की मानसिक वातावरण देखकर यह तो कह सकता हूँ कि किन किन परिस्थितियों में मुझे लेखक बना दिया। क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति आती है कि मैं सोचा गलत हूँ, जैसे मेरे माता पिता सोचे अलग हैं और मैं बनना चाहता हूँ अलग और बन गया अलग। तो एक परिस्थिति होती है कि इस परिस्थिति के कारण मैं ये बन पाया। तो इसके लिए लेखक कह रहे हैं कि मैं बचपन और जवानी के जो दिन हैं उनके उस दिन में जो वातावरण बना, जो समस्याएं बनी, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं लेखक कैसे बना। परंतु यह भी अब नहीं हो सकता कि मैं लेखक ही क्यों बना, और कुछ बन सकता था पर लेखक ही क्यों बना। मेरे बाबा जब कभी लाड में मुझे आशीर्वाद देते तो कहा करते थे कि मेरा अमृत जज बनेगा। माँ बाप तो ज्यादा ही इनका सोचते हैं, सब सोचते हैं कि अपने औलाद को कि वो बड़ा आदमी ही बने, बड़े पद में जाए, बड़ा नाम हो, रुतबा हो, पैसा हो। तो उसके कहते हैं लेखक कि मेरे पापा जब भी आशीर्वाद देते थे प्रेम से तो मेरा अमृत जज बनेगा, ऐसा बोलते थे। कालांतर में उनकी इच्छा मेरी इच्छा भी बन गई थी। अब पापा जैसे सोचते थे, मेरे पिताजी जैसे सोचते थे, मुझे आशीर्वाद देते थे, तो मैं भी वही सोचने लग गया था कि मैं बड़े होकर जज बनूंगा। अब वो उनकी इच्छा मेरी इच्छा बन गई थी। अपने बाबा के सपने के अनुसार ही मैं भी कहता कि विलायत जाऊंगा और जज बनूंगा। पहले बहुत बड़े बड़े पूंजीपति जिसके घर होते थे पैसा, वही विदेश जाते थे, विलायत जाते थे और वहां से पढ़कर आते थे। और पहले जब अंग्रेज हमारे देश में था तो उस समय शिक्षा तो निम्न स्तर में ही था। शिक्षा देने के बारे में सोचते ही नहीं थे, क्योंकि अगर भारत के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो लगता था कि वो जो है देश की आजादी के लिए लड़ने लग जाएंगे, अपने बारे में सोचने लग जाएंगे, और अपने बारे में सोचने के साथ साथ वो फिर हम पर जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चालू कर देंगे। तो जितना हो सके लोग शिक्षित ना हो, गंवार रहे और अपने बारे में ना सोचे, और ज्यादा इनके दिमाग में फिजूल बातें ना ये सोचते थे, तो शिक्षा का विकास हुआ ही नहीं था। और जो लोग पढ़ते थे वो या तो अंग्रेजों के अधिक, मतलब अंग्रेजों की बात सुनते थे, बड़े बड़े पद में थे, जमींदार थे, उनके पास पूंजी अधिक थी, तो उन लोग पढ़ते थे और विदेश जाते थे, वहां से वकील जज बनकर आते थे। तो इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छे ठाट बाट से रहते थे। और इनका भी कहना है कि मैं भी सोचता था, मेरे पिताजी के अनुसार मैं भी यही सोचता था कि मैं भी विलायत जाऊंगा और वहां से जज बनकर आऊंगा। मतलब बचपन में जैसा बीज मेरे दिमाग में डाला था वही मैं भी सोचने लगा था। हमारे घर में सरस्वती और गृहलक्ष्मी नामक 2 मासिक पत्रिका नियमित रूप से आती थी। जो न्यूज़पेपर आते हैं वैसी पत्रिका, उनके घर सरस्वती और गृहलक्ष्मी नामक 2 मासिक पत्रिका नियमित रूप से आती थी।
बाद में कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली पाक्षिक या साप्ताहिक हिंदू पंच भी आने लगा। रोजाना पत्रिका आता था और उसके बाद मासिक और पाक्षिक 15 दिन में एक पेपर और एक महीने में एक पेपर हिंदू पंच भी आने लगा था। उत्तर भारतेंदु काल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक तथा संपादक पंडित शिवनाथ जी शर्मा मेरे घर के पास ही रहते थे। अब उनका बचपन जो है अभाव में नहीं बीता। वो संपन्न परिवार में थे, सुसंस्कृत, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से संपन्न थे, किसी पर की कोई कमी नहीं थी। और जो लेखक और कवि उनके भी सानिध्य मिला इनको कि जैसे ही बचपन में जो बच्चों को जो माहौल मिलता है उसी के अनुसार वो ढलना चालू हो जाता है, वैसे ही इनके साथ हुआ। जो व्यंग लेखक थे, हास्य व्यंग लेखक तथा संपादक शिवनाथ जी शर्मा उनके घर के पास ही रहते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र से मेरे पिता की घनिष्ठ मैत्री थी। उनके जो बड़े पुत्र थे, जो संपादक थे शिवनाथ जी शर्मा, तो उनके बड़े पिताजी से मेरे पिताजी की, उनके बड़े बेटे से मेरे पिताजी की घनिष्ठ मित्रता थी। उनके यहाँ से भी मेरे पिताजी जो पढ़ने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाएं लाया करते थे, वे भी मैं पढ़ा करता था। हिंदी रंगमंच के उन्नायक राष्ट्र कवि पंडित माधव शुक्ल लखनऊ आने पर मेरे ही घर पर ठहरते थे। एक तो हुआ उनके पड़ोसी जो हास्य व्यंग के संपादक थे, लेखक थे, शिवनाथ जी, उनके घर के पास रहते थे। उनके पिताजी और उनके बड़े बेटे की दोस्ती थी, तो उनके घर आना जाना, पत्रिका का पढ़ना होता था। और दूसरी बात, जो राष्ट्रीय कवि थे माधव शुक्ल, वो भी लखनऊ जब आते थे तो उन्हीं के घर में ठहरते थे। तो मुझे उनका बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ। आचार्य श्याम सुंदर दास उन दिनों स्थानीय कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका एक मित्र मेरे मन में आज तक स्पष्ट है। सुबह सुबह नीम की दातुन चबाते हुए मेरे घर पर आना। इलाहाबाद बैंक की कोठी जिसमें हम रहते थे, इलाहाबाद बैंक, तो उन्हीं के मकान में रहते थे, क्योंकि वो कर्मचारी रहे होंगे मैं बैंक के, तो बैंक के ही जो क्वार्टर मिलता है उन्हीं में रहते थे। तो सामने ही कंपनी बाग था, उसमें टहलकर दातुन करते हुए हमारे यहाँ आते थे। वहीं हाथ मुंह धोते, फिर चांदी के वर्कम के लेते हुए आंवले आते थे। दुग्धपान होता, तब तक आचार्य प्रवर का चपरासी अधीन उनकी कोठी से हुक्का लेकर हमारे यहाँ आ पहुंचता। जो कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर थे श्याम सुंदर दास, तो वो सुबह सुबह दातुन चबाते हुए, नीम का पहले के लोग दातुन करते थे। दांत साफ करने के लिए हम अभी ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो पहले के लोग नीम जो है, मिसवाक है, नीम का है, बबूल का है, दातुन करते थे। उसमें मंजन की आवश्यकता नहीं होती थी, ऐसे ही दातुन करते थे और उस कड़वेपन से कीटाणु ऐसे ही नष्ट हो जाते थे। और दातुन को चावने से जो हमारे दांत का है, मसल ये जबड़े का है, वो एक्सरसाइज भी होता था, जो अब नहीं होता है। तो उस समय दातुन का रिवाज था, तो दातुन चबाते चबाते उन्हीं के घर आते थे और हाथ मुंह धोकर दूध पीते थे। तब तक आचार्य प्रवर का चपरासी अधीन उनकी कोठी से हुक्का लेकर हमारे यहाँ आ पहुँचता। आध पौन घंटे तक हुक्का गुड़गुड़ाकर वे चले जाते थे। हमारे घर से ही हुक्का पीकर वो जाते थे। उर्दू के प्रसिद्ध कवि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के दर्शन भी मैंने अपने यहाँ ही 3-4 बार पाए हैं। मतलब उनके घर का माहौल भी एक लेखक कवि के इर्द गिर्द ही रहा है। बड़े बड़े लेखक, कवि, हास्य कवि, व्यंग्यकार सब उनके घर में आते जाते रहे। मतलब बचपन से ऐसा माहौल उसको मिला था। तो सुप्रसिद्ध कवि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के भी दर्शन उन्हीं 2-3 बार पाए थे। पंडित माधव शुक्ल भी दबंग आवाज और उनका हाथ बढ़ा बढ़ाकर कविता सुनाने का ढंग आज भी मेरे मन में उनकी एक दिव्य झांकी प्रस्तुत कर देता है। कविता तो सब लिख लेते हैं, परंतु उसको प्रस्तुत करने का ढंग
अगर लाजवाब हो तो सुनने में और अधिक मजा आता है, रोचक लगता है, क्योंकि उसको कहने का ढंग मेन होता है कि उसे कैसे कहा जाता है कि किस प्रकार से जो श्रोता सुन रहे हैं उसको उस आकर्षक लगे। तो ये उसके अभी भी उसके मन में था कि जो माधव शुक्ल थे वो किस दबंगी आवाज में वो कहते थे हाथ बढ़ा बढ़ाकर, तो अभी भी मेरे मन में उनकी ये छवि दिखती है। जलियांवाला बाग कांड में बाद शुक्ल जी वहां ही कि खून से रंगी हुई मिट्टी एक पुड़िया में ले आए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सब जानते हैं, वहां पर खूब गोली चली थी, तो वहां खून से रंगी हुई मिट्टी एक पुड़िया में ले आए थे। उसे दिखाकर उन्होंने जाने क्या क्या बातें मुझसे कही थी। वे बातें तो अब तनिक भी याद नहीं, पर उनका प्रभाव अब तक मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित है। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, चौरी चौरा हुआ था, तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक तिरंगी तस्वीर भी मुझे दी थी। बहुत दिनों तक वो चित्र मेरे पास रहा। एक बार कुछ अंग्रेज अफसर हमारे यहाँ दावत में आने वाले थे, तभी मेरे बाबा ने वह चित्र घर से हटवा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में उस समय तिरंगा और वहाँ का तस्वीर मेरे घर में था, मुझे दिए हुए थे, तो मैं उसको जो बांध कर लटका दिया था, घर में लगा हुआ था। परंतु जब मेरे घर में कुछ अंग्रेज दावत में आए तो उस जो तस्वीर है उसको मेरे पिताजी ने हटवा दिया, क्योंकि अंग्रेजी शासन था और वो अंग्रेज के जमाने में वही नौकरी करता था। अगर अंग्रेज हमारे घर में आए उस तस्वीर को देखेंगे तो और गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए वो वहां से वो तस्वीर हटवा दिया था। मुझे बड़ा दुख हुआ था। मेरे पिताजी आदि पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। वह चित्र भी मेरे मन में स्पष्ट है। हो सकता है कि बचपन में इन महापुरुषों के दर्शनों के पुण्य प्रताप से ही आगे चलकर मैं लेखक बन गया। वैसे कलम के क्षेत्र में आने का एक स्पष्ट कारण भी दे सकता हूँ।